मूविंग ऑन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द अदर क्लास, हम बात करेंगे आर्म्स रेस के बारे। बिगिन यूपीएससी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मेरे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करें, और आज के इस पार्ट में कुछ और मैं ऐसे मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो समझ के पढ़ के आपको शायद थोड़ा आसान रहेगा जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना शुरू करेंगे फॉर दिस एग्जाम। ऑलराइट, आर्म्स रेस की बात करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि दो रॉकेट्स हैं, एक में अमेरिका का झंडा है और एक में कम्युनिस्ट रशिया यानी कि सोवियत यूनियन का। तो मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की, मैं बात कर रहा हूं 1945 के बाद का जो पीरियड था, जिसको हम कोल्ड वॉर पीरियड भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कोल्ड वॉर क्या होता है? व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर यानी कि कोई ऐसी लड़ाई जो बहुत सर्दी में लड़ी जाती है। इज कोल्ड वॉर अ टर्म which is meant to be fought in some cold desert or on Antarctica or on the Arctic region? Now, Cold War is basically a term, was a phase in international relations whereby we saw two major powers, USA and USSR, in indirect confrontation with each other. USA and USSR, they were not involved in a direct war with each other. They were involved in an indirect war with each other. And this indirect war and this indirect escalation was backed by that both Soviet Union and also America were acquiring nuclear weapons. 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंका, किसने फेंका? अमेरिका ने फेंका। तब केवल अमेरिका था जिसने न्यूक्लियर एनर्जी का प्रदर्शन किया, न्यूक्लियर पावर का डेमोन्स्ट्रेशन किया। लेकिन 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, जब ये दिख जाता है कि जापान, जर्मनी ये सब हार गए हैं, एलाइज यानी कि जो अलाइज होते हैं ना, एलाइज थे यूएसए, यूके, यूएसएसआर, दे वर ऑन वन साइड, दे वर एलाइज, ALLIES, इसके बारे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जब ये तय हो जाता है, जब ये एलाइड पावर्स जब जीतती हैं अगेंस्ट द एक्सिस पावर्स, तब ये बात अमेरिका भी सिद्ध कर देता है कि देखो मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और मेरे पास वो ऐसे हथियार हैं, ऐसे टूल्स हैं जो कि केवल आपका मुंह बंद नहीं बट आपकी पूरी की पूरी पीढ़ियों भर पीढ़ियों का काम खात्मा कर सकती है। और यहां से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यूएसएसआर के माइंड में आती है, बिकॉज 1940s में और 1930s में यूएसएसआर इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था यूएसएसआर में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा था यूएसएसआर में। और यूएसएसआर को यह लगा कि मैं भी किसी से कम थोड़ी हूं, अगर अमेरिका ये न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूं, अगर अमेरिका दुनिया का मुंह बंद करवा सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के नाम से तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो यूएसएसआर भी इस रेस में आ जाता है, और ये रेस में यूएसएसआर खुद आता है, अमेरिका ने उसको इनवाइट नहीं किया था। यूएसएसआर आउट ऑफ इनसिक्योरिटी इस रेस में आता है कि मुझे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं और मुझे भी उस लेवल की न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करनी है जो कि अमेरिका ने करी थी। लेकिन मेरे को ये न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना। पूरे अभी देखिए मानव इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक एक ही बार हुआ है कि किसी कंट्री ने किसी और कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट करा हो। वो यूएसए का था, एक्शन ऑन जापान। जापान के ऊपर क्यों किया? बिकॉज यूएसए बदला ले रहा था जापान से, बिकॉज जापान ने 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अमेरिकन शिप्स को अटैक किया था। तो बदले के तौर पे अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्बिंग किया हिरोशिमा नागासाकी पे। उसके बाद तो कोई कंट्री नहीं है जिसने किसी और कंट्री के ऊपर मतलब डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका हो या न्यूक्लियर वॉर हुआ हो, ऐसा तो नहीं हुआ। यूक्रेन वॉर के टाइम पे बहुत बारी व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो वर्ल्ड वॉर 3 होगा और वर्ल्ड वॉर 3 न्यूक्लियर वॉर होगा, लेकिन हुआ तो नहीं अभी तक। सो लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर डेटोनेशन दो अलग चीजें हैं। न्यूक्लियर डेटोनेशन करना इज ऑल्सो फॉर पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पर्पसेस, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के दो फायदे हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और दूसरा एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, दूसरा क्या है? दूसरा है कि आप मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ 1945 में
जब अमेरिका ने यह बात साबित कर दी कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उसके बाद यूएसएसआर जो कि नंबर 2 था उस जमाने में, उसको भी हुआ कि मैं भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करूं, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करूं, लेकिन किसी पे फेंकूंगा नहीं, किसी पे वो बॉम्ब्स हम फेंकेंगे नहीं, डेटोनेट नहीं करेंगे। तो शुरू होती है कोल्ड वॉर और शुरू होती है ये आर्म्स रेस। मेरे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो यानी कि मेरे पास तुमसे ज्यादा होंगे, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा होंगे तो मेरे पास और तुमसे ज्यादा होंगे। तो इसको कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? व्हाई इज इट नॉट अ हॉट वॉर? यू सी, two countries, two superpowers, both of them having weapons of mass destruction. न्यूक्लियर वेपन्स को हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो तबाही ही तबाही है, दुनिया जहान में तबाही ही तबाही है। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों कंट्रीज, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन इन्होंने वो न्यूक्लियर वेपन्स का डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं करा, डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर वो वेपन्स नहीं टारगेट करे, which means कि this period did not turn into a hot war. Had both the countries utilized the nuclear weapons against each other, तो ये hot war होता, फिर ये cold war ना होता। ये cold war क्यों था? Because ये cold war था because यहां पे दोनों countries के अंदर एक sense of insecurity थी, एक सेंस ऑफ प्राइड था, एक सेंस ऑफ ईगो था कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं, मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, मेरे पास ज्यादा वेपन्स हैं, मेरे पास ज्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं। और ये न्यूक्लियर रेस में, वेपन्स रेस में, ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ती रही। नॉट डायरेक्टली, दे नेवर केम इन अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद ईच अदर, बट ये जो वॉर था, जो कोल्ड वॉर पीरियड था, ये आइडियोलॉजिकली लड़ा जा रहा था क्योंकि यूएसएसआर को अपनी फॉलोइंग बढ़वानी थी, यानी कि अपनी फॉलोइंग कम्युनिस्ट ब्लॉक की बढ़वानी थी, ऐसे देश में, ऐसे कंट्रीज में अपनी आइडियोलॉजी को स्थापित करके। और यूएसए को अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करनी थी कैपिटलिज्म की। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की थी, यूएसए की कैपिटलिज्म की थी। यूएसए चाहता था कि वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का राजा हो और यूएसएसआर चाहता था कि वो कम्युनिस्ट वर्ल्ड का राजा हो। और ये दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई ना के केवल वेपन्स को बढ़ाने की थी, बट ये लड़ाई आइडियोलॉजिकली भी थी कि मैं अपनी आइडियोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में स्टैब्लिश करके रहूंगा। अंत में जीत किसकी होती है? अंत में जीत ऑफ कोर्स अमेरिका की होती है, बिकॉज 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कंट्रीज पहले यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे वो आजाद हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहां पे भी ट्रेड, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म का इंपैक्ट देखने को मिलता है। नाउ ये लड़ाई दोनों देशों के बीच में, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पिछले पार्ट में, एग्जाम्पल दिया था 3 लड़कों का। 3 लड़के, उसमें से एक लड़का है जिसका वजन बहुत ज्यादा है, एक लड़के का वजन ठीक ठाक है और एक बहुत पतला है। तो जिसका ज्यादा वजन है वो भारी पड़ेगा, वो बुली करेगा बाकी 2 दुबले पतले लड़कों को। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे तीनों लड़कों का वजन बराबर का है, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पावर। अगर तीनों बच्चों का वजन बराबर का है तो कोई एक किसी और पे भारी नहीं पड़ सकता। वो कहेगा यार कि ठीक है, मेरी भी हाइट, 3 बच्चों की हाइट सेम है, तीनों बच्चों का वेट सेम है। ऑफ कोर्स अब जान और ताकत की बात और आती है कि आपका वेट 60 किलो हो सकता है लेकिन आप में जान ना हो, और वहां पे आपका वेट 45 किलो हो सकता है लेकिन आप में जान बहुत हो। लेकिन दुबला पतला इंसान अक्सर ऐसा दिखाई देता है कि उसमें जान नहीं होगी। लेकिन बात अगर बैलेंस ऑफ पावर की करें, मैंने एग्जांपल का इस्तेमाल बैलेंस ऑफ पावर के लिए किया था, तो एक व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं बाकी 2 व्यक्तियों से कमजोर दिखाई दूं, तो वो बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए और बॉर्नविटा मिल्क पिएगा, कॉम्प्लान पिएगा, ताकि उसमें भी जान आ सके, उसमें भी ताकत आ सके, उसके भी मसल्स बन सके। और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में यही तो लड़ाई थी, किसकी? बैलेंस ऑफ पावर को बढ़ाने की। और वो बैलेंस ऑफ पावर बढ़ाने के लिए दोनों कंट्रीज क्या कर रहे थे? इन्फ्लुएंस और हार्ड पावर, इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि दोनों कंट्रीज हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहे थे अपने आइडियोलॉजी की लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। चाहे वो हार्ड पावर के जरिए हो या चाहे वो सॉफ्ट पावर के जरिए हो, कोशिश थी अपनी आइडियोलॉजी की लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करनी। और एक और कॉन्सेप्ट आता है आर्म्स रेस में, विच इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड। What was the insurance? What was the safety net in the 20th century after World War II that both USA and USSR, despite being nuclear, did not go into war with each other? Because both the countries knew
that today if I attack, the other would retaliate. If I attack with a nuclear bomb, the other will also retaliate with a nuclear bomb, and therefore what will happen is complete destruction and mayhem. So therefore, in a way, USA and USSR ensured peace and stability by maintaining a bipolar world order, which means that there are two poles of power. One is USA, one is USSR. One was USA and the other was USSR. And in that 20th century period, how was the stability and peace maintained? Was because of this bipolar world order, was also a sure shot way of ensuring that no third world war or no nuclear war takes place, is by only ensuring that both of us are armed and guarded and equipped with nuclear weapons. Because if one of us uses the weapon against the other, uses this bomb against the other will also retaliate back. And that is what we call as mutually assured destruction. This ideology, mutual assured destruction, ensured both USA and USSR that they will not go into direct confrontation or war with each other, because if they do, that will wipe out more than 1/3 of world's humanity. Nobody would end up surviving, nobody would end up being alive if at a mass scale इतना बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यूएसएसआर अमेरिका पे करता या अमेरिका यूएसएसआर पे करता। नाउ मैंने आपके साथ हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर की बात करी, तो यहां पे हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को भी समझ लेते हैं एक स्टोरी के फॉर्म पे। अगेन एक स्कूल प्लेग्राउंड में जाते हैं जहां पे दो बच्चे हैं, एक का नाम है अमन, एक का नाम है राहुल। अमन बड़ा है, तकड़ा है, स्ट्रांग है और हमेशा उसके पास एक लेवरेज रहता है कि वो दूसरों को थ्रेटन कर सकता है। और जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते समय अगर वो आउट भी हो जाता है तो वो बाकी बच्चों को बुली करता है कि मैं आउट नहीं मानूंगा अपने आप को, मैं अभी भी खेलूंगा, मेरे को बॉलिंग करवाओ। और बिकॉज उसमें बल है, बिकॉज उसका वो बल दिखता है बाकी दुबले पतले बच्चों को, तो बाकी बच्चे भी उसके पास, अमन के पास आके ज्यादा बहस नहीं करते हैं। और अगर वो बहस करेंगे तो अमन उनको पुश अवे भी कर सकता है, धक्का भी मार सकता है। एवरीवन लिसन टू अमन, यूज्ड टू ओबे टू अमन, नॉट बिकॉज कि वो अमन को प्यार करते थे, बट वो अमन से डरते थे, वो अमन के स्ट्रेंथ से डरते थे। ऐसा हमारे साथ भी होता था बचपन में। हमारे क्लास में कोई ना कोई लड़का होता था जो कि बहुत तगड़ा होता था, ताकतवर होता था, बहुत मोटा होता था, और उसको अगर मुक्का भी मारते थे तो अपना ही हाथ टूट जाता था। अब तो खैर मैं जिम जाता हूं, अब तो खैर मतलब जिम जाते को 11-12 साल हो गए हैं, अच्छा खासा हट्टा कट्टा तो मैं खुद ही हूं, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूं जब मैं छोटा था। हम सबके साथ ऐसा होता है कि जब हम कभी स्कूल में होते हैं, दुबले पतले होते हैं या बीमार होते हैं, मतलब मैं तो बहुत बीमार किस्म का बच्चा था, तो हमको कई सारे बच्चे बुली कर लेते हैं, हमारा टिफिन ले जाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। होता है, स्कूल में हर किसी के साथ होता है, मजा भी आता है उस टाइम पे। लेकिन अमन को कोई प्यार नहीं करता था, अमन को डरते थे अमन से लोग सारे, बिकॉज वो बहुत तगड़ा था, बहुत बलवान था। और इसी अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे, इसी स्ट्रेंथ के दायरे पे वो अमन जो है अपना प्लेग्राउंड कंट्रोल करता था। सो यानी कि हार्ड पावर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मतलब फोर्स यानी कि बल, मिलिट्री है तो यानी कि आप दूसरे कंट्री को थ्रेटन कर सकते हैं, उसके माइंड में फेयर पैदा कर सकते हैं, एंड विच मीन्स कि जो दूसरी कंट्री है वो आपको पसंद करे ना करे लेकिन आपसे डरती जरूर है। एंड तीसरा मनी और पनिशमेंट, विच मीन्स कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, अगर आपका ज्यादा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। अब देखो दुनिया भर में ट्रेड कौन सी करेंसी में होता है? दुनिया भर में ट्रेड तो डॉलर में हो रहा है। सो विच मीन्स अगर इतना बड़ा रुतबा और इतना बड़ा इन्फ्लुएंस डॉलर का है तो वो भी एक फॉर्म ऑफ हार्ड पावर है। तो अगर हम हार्ड पावर की बात करें तो आज के टाइम पे कौन सी कंट्री है जिसके पास हार्ड पावर है? अमेरिका। अमेरिका के पास मिलिट्री भी है, अमेरिका से बड़े बड़े देश डरते भी हैं, और अमेरिका के पास पैसा भी है। बात है कि नहीं? चाइना की बात करें, चाइना भी एक हार्ड पावर है, राइजिंग हार्ड पावर है, लेकिन चाइना की जो आर्मी है, चाइना की आर्मी ने आज तक जब से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है, एक ही बार चाइना की आर्मी ने लड़ाई करी है, वो है 1962 की लड़ाई में। चाइनीज आर्मी का एक स्लोगन है, चाइनीज आर्मी ना, वो जो वॉर है, जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, सन जू के द्वारा जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर लिखा गया है कि लड़ाई ऐसी लड़ो कि आपको एक भी गोली ना चलानी पड़े।
तो चाइना का जो तौर तरीका है वो बहुत डिफरेंट है अपनी मिलिट्री हार्ड पावर को दिखाने का। लेकिन 1945 के बाद दो ऐसे कंट्रीज थे जिनकी हार्ड पावर जग जाहिर थी, एक यूएसए था और एक यूएसएसआर था। देन सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। नाउ अमन की हमने बात करी, अमन के अलावा एक और लड़का था, हमने बात करी अमन और राहुल की। अब एक और स्टोरी है, राहुल बेचारा दुबला पतला बच्चा था, अमन तगड़ा बच्चा था। अब यहां पे बात करते हैं अमन और साथ में उसके क्लासमेट कबीर के बारे। कबीर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा नहीं था, कबीर का जो हाइट या वेट वगैरह इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कबीर पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कबीर के अच्छे मार्क्स आते थे और कबीर से बहुत सारे बच्चे हेल्प लेते थे अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। जब कोई क्लास में टेस्ट होता था या कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता था जो कि बच्चों को नहीं समझ आता था, तो वो कबीर के पास जाते थे कि कबीर हमें समझाओ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और कबीर को क्लास का मॉनिटर भी बनाया गया था बिकॉज उसके मार्क्स अच्छे आते थे, वो काफी फेयर था, काफी पोलाइट था, टीचर्स भी उसे बहुत पसंद करते थे, काफी डिसिप्लिन था, टाइम पे स्कूल आता था, रेगुलरली क्लासेस लगाता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और तो और वो अपना लंच भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था और काफी अच्छे आइडियाज के साथ बच्चों को एंटरटेन करता था। एवरीबडी वांटेड टू बी हिज फ्रेंड बिकॉज एवरीबडी लाइक्ड हिम। अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरीबडी रिस्पेक्टेड अमन और एवरीबडी वांटेड टू बी क्लोज टू अमन बिकॉज दे वर स्केर्ड ऑफ हिम कि अगर इसके क्लोज हम नहीं होंगे तो ये हमारे ऊपर खुंदक निकाल सकता है बिकॉज ये बहुत ताकतवर बंदा है। लेकिन कबीर ताकतवर नहीं था, पगड़ा नहीं था, हट्टा कट्टा नहीं था, लेकिन कबीर को लोग बहुत प्यार करते थे, कबीर को लोग अपना अच्छा दोस्त मानते थे बिकॉज कबीर इंसान बड़ा अच्छा था, कबीर बुली नहीं करता था। ये है सॉफ्ट पावर, यानी कि आपके पास बल हो ना हो, आपके पास फोर्स हो ना हो, आपके पास स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो या ना हो, लेकिन आपके साथ सभी देश, आपके साथ सभी लोग जुड़ना चाहते हैं बिकॉज आपके अंदर वो पुल है, आपके अंदर वो पुल है, आपके अंदर वो कैरिज्मा है, आपके अंदर वो अट्रैक्शन है। सो सॉफ्ट पावर इज व्हेन अ कंट्री और अ पर्सन influences other people choices through attraction, by culture, by values or ideas, but not by force or fear. क्लासिक एग्जाम्पल हम इंडिया का ले सकते हैं। इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है एंड बीइंग अ सिविलाइजेशनल स्टेट, इंडिया का जो विविध इतिहास रहा है और भारत का जो विविध समाज है उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, कुछ ऐसी प्लुरलिटीज भी हैं, काफी ऐसी हेट्रोजेनिटीज हैं जो कि भारत को अपने आप बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब भारत का बॉलीवुड हो, भारत का म्यूजिक हो, भारत का क्यूजीन हो, योगा हो, हमारी संस्कृत भाषा हो, हमारे वेदास हो, हमारे धर्मों की बात करें, हमारी लैंग्वेजेस की बात करें, यह भारत का एक पुल फैक्टर है जो कि लोगों को ड्रॉ करता है, जो कि लोगों को खींचता है टुवर्ड्स इंडिया। और इंडिया का ये सॉफ्ट पावर ही तो है, इंडिया का ये जो कल्चर है वही तो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वही तो है इंडिया के पास। और इंडिया ने क्या कमाया है? कहते हैं ना कि इंडिया ने पैसा कमाया हो या ना कमाया हो, हम आमतौर पे कहते हैं ना कि मैंने जिंदगी में इतना पैसा कमाया नहीं है लेकिन इज्जत बहुत कमाई है, विच मीन्स कि मेरे पास सॉफ्ट पावर ज्यादा है, विच मीन्स कि अगर मैं कोई बात कहता हूं तो मेरी बातें लोग सुनेंगे जरूर, मेरी बातों को लोग चाहे अडॉप्ट करें या ना करें, लेकिन मेरी बातों पे लोग गौर जरूर करेंगे। लेकिन मैं लोगों को फोर्स नहीं कर सकता कि आप मेरी बातें सुनो, लेकिन लोगों को परसुएड कर सकता हूं। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर, यानी कि पावर एग्जिस्ट करती है। एक पावर है हार्ड फॉर्म में, वो है मिलिट्री पावर, फोर्स, थ्रेटन, इंटिमिडेशन, और एक पावर है परसुएसिव फॉर्म में जिसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो ये जो पावर एग्जिस्ट करती है, दिस पावर इज नॉट एग्जिस्टिंग एज अ डेरिवेटिव ऑफ फोर्स और फियर, दिस इज परसुएशन। देन बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि बहुत डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा जब आप हमारे साथ ओरिएंटेशन में जुड़ेंगे, और जब आप डिटेल में जब जीएस में एनरोल करेंगे तो और डिटेल में ये बातों को समझेंगे। ये कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझने बहुत जरूरी हैं, चाहे आप हमसे पढ़ें, चाहे आप किसी और सेंटर या चैनल या एडुटेक प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ें, बट ये कॉन्सेप्ट्स को समझ जरूर लेना। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? देखो, सोचो आपके थिंक ऑफ अ कंट्री एज अ पर्सन इन अ नेबरहुड।
हमारे विदेश में, हमारे रीजन में, भारत के रीजन में कितने सारे नेबर्स हैं? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, बहुत सारे नेबर्स हैं। तो फॉरेन पॉलिसी क्या है? जब हम बात करें नेबर्स के साथ, फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी यानी कि एक इंसान, यानी कि एक कंट्री, यहां पे पर्सन इज अ कंट्री, कैसे बिहेव करता है बाकी कंट्रीज के साथ। यानी कि फॉरेन पॉलिसी तय करता है कि आपके दोस्त कौन होंगे और आपके दुश्मन कौन होंगे, किन के साथ आपने दुश्मनी अवॉइड करनी है, किन के साथ आपने दोस्ती और बढ़ानी है, किन की आपने ज्यादा मदद करनी है, किन से आपने मदद मांगनी है, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी के डोमेन में। तो इसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी एक टूल है, एक मीडियम है जो इंडिया के आउटलुक को डिजाइन करता है, जो इंडिया के आउटलुक को, इंडिया के ओरिएंटेशन को, इंडिया के ओरिएंटेशन को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन करता है। क्या इंडिया का ओरिएंटेशन नेपाल के साथ और अमेरिका के साथ सेम रहेगा? देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि इंडिया की ओरिएंटेशन में सेम होंगी, चाहे वो नेपाल है या चाहे वो यूएसए है, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की आउटलुक टूवर्ड्स नेपाल वुड बी डिफरेंट देन इंडिया का आउटलुक टूवर्ड्स यूएसए, which also means कि foreign policy is not a static document. Foreign policy is not a static document. कि आपने एक डॉक्यूमेंट का डाउनलोड करा पीडीएफ और वो डॉक्यूमेंट के पढ़ के आपने हर एक देश के साथ, हर एक कंट्री के साथ आपने सिमिलरली चीजों को डिजाइन कर दिया। नहीं, फॉरेन पॉलिसी इज समथिंग विच इज नॉट कॉन्स्टेंट बट ऑलवेज इवॉल्विंग. And therefore, it is very, very important for us to understand that India की foreign policy will vary from country to country. India का orientation would vary from country to country. So, India की foreign policy में एक constant feature क्या रहेगा कि India की foreign policy हमेशा अपने national interest को सेफगार्ड करेगी, प्रमोट करेगी. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ावा देगी, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हर एक कंट्री के साथ वेरी कर सकती है. बट व्हाट वुड रिमेन पैरामाउंट एंड व्हाट वुड रिमेन द कांस्टेंट इज नेशनल इंटरेस्ट. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट तभी भी, भारत की आजादी के बाद भी और आज भी, नेहरू जी के टाइम पे भी और मोदी जी के टाइम पे भी, नेशनल इंटरेस्ट इज द गवर्निंग प्रिंसिपल. नेशनल इंटरेस्ट इज द फ्रेंड, इज द गाइड, इज द फिलोसोफर फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. और तभी भी जब भारत आजाद हुआ था, तभी भी हमारे एस्पिरेशंस क्या थे? वर्ल्ड पीस, टॉलरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की करना, एक दूसरे देशों की करना. और ऑपरेशनल टर्म्स में जो आइडिया है नेशनल इंटरेस्ट का, वो अपने आप पे मैनिफेस्ट करता है एक ऐसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी, जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी. आई होप आपको ये बात समझ आ रही है. नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपका गाइड, आपका फ्रेंड, आपका फिलोसोफर हर एक कदम पे है. भारत की ब्यूरोक्रेसी का, भारत की डिप्लोमेसी का, भारत की फॉरेन पॉलिसी का, भारत की टेक्नोक्रेसी का, अंग अंग में और हमारे रूह में, हमारी आत्मा में बसा हुआ है नेशनल इंटरेस्ट. और वही नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए एक सारथी है, एक गाइडिंग व्हीकल है, एक मीडियम है, जो हमारे इंटरेस्ट को, चाहे 1947 था, चाहे वो 2047 है यानी कि 2047, या चाहे वो 2147 है, या चाहे वो 2247 है, हमेशा 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 हमारा नेशनल इंटरेस्ट ही है जो कि हमें आगे लेके जाएगा. एंड देयरफॉर वो नेशनल इंटरेस्ट को कॉन्क्रीट फॉर्म में हम लेके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी. अब भारत की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है?
भारत की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा हार्ड पावर बनना है या बहुत वीक पावर बनना है। हमारे कुछ 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं भैया। पहला तो हमने अपनी टेरिटोरियल अखंडता, हमने अपनी अखंडता को कायम रखना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना है, विच मींस हम किसी और ताकतवर देश के अंडर सब्जुगेट नहीं करेंगे, किसी और देश के दबाव में या प्रेशर में आके अपनी विदेश नीति को नहीं बदलेंगे। फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति। दूसरी बात, हम अंतर्राष्ट्रीय अमन शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को उच्च विचार देंगे और बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। और तीसरी बात, हमारी विदेश नीति ऐसी हो जिससे हम 4 पैसे कमाएं, हमारे यहां पे अर्थव्यवस्था की स्थिति बढ़े, रोजगार बढ़े, विदेशी धन आए, विदेशी निवेश आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। भारत जब आजाद हुआ था तो भारत काफी एप्रीहेंसिव था विदेशी धन को लेके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, बिकॉज हमने 200-225 साल अंग्रेजों की गुलामी करी थी और हम नहीं चाहते थे कि विदेशी धन के तौर पे हम फिर से उस स्थिति में पहुंच जाएं। लेकिन आज 2025, 26, 27, 28 में जमाना और है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट के बिना अपने बिजनेस को ज्यादा स्केल अप नहीं कर सकते हैं, और स्केल अप नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। और कंज्यूमरिज्म बढ़ा हुआ है, ब्रांड्स काफी आ रहे हैं, तो वो ब्रांड्स और कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड का इंडिया में भी पेनिट्रेशन होना बहुत जरूरी है यदि जीडीपी ग्रोथ हमने करना है। नाउ हमने 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात करी भारत की फॉरेन पॉलिसी की, लेकिन अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उन ऑब्जेक्टिव्स को इन 5 पॉइंट्स में लिखा जा सकता है। ये 5 पॉइंट्स को हम कहते हैं पंचशील। 1954 में जाओ इनलाई, जो कि तब के चाइना के प्रीमियर थे, और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में यह पंचशील अग्रीमेंट साइन किया गया था। और यह पंचशील अग्रीमेंट भारत की फॉरेन पॉलिसी के एस्पिरेशंस, अपेक्षाएं, आइडियल्स को प्रमोट करता है, ऑब्जेक्टिफाई करता है, और यही पंचशील अग्रीमेंट्स आगे जाके भी भारत की विदेश नीति में कायम रहे हैं। आज भी चाहे आज एक ऐसी सरकार है जो कि कांग्रेस के साथ आइडियोलॉजिकली अग्री नहीं करती है। अगर आप ये वीडियो 2025 में देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि जिस साल में आप ये वीडियो देखेंगे तब कौन सी सरकार आएगी, लेकिन अगर आप 2025 में वीडियो देख रहे हैं, बेशक आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजिकली बहुत अपोज्ड है, लेकिन आज की सरकार की विदेश नीति में भी ये जो 5 पॉइंट्स हैं वो अभी भी कायम हैं और आगे भी रहेंगे। विच इज अगेन कि हमने एक दूसरे के प्रति, एक देश ने दूसरे देश के प्रति, भारत किसी भी देश के प्रति, वैसे तो चाइना के साथ ये साइन करा गया था अग्रीमेंट, लेकिन ये हमारी जो पंचशील पॉलिसी है ये हर एक कंट्री के साथ है कि हम एक दूसरे की अखंडता की इज्जत करेंगे। जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, वो हरगिज तेरा नहीं है। चाइना का रवैया कुछ और है। चाइना कहता है कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, जो तेरा है वो भी मेरा है। हम क्या कहते हैं कि हम इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ आपकी अखंडता और आपकी सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और आप भी हमारी अखंडता और हमारी स्वतंत्रता, हमारी अखंडता और हमारी स्वतंत्रता की मान मर्यादा रखें। नॉन अग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर। कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो वायलेंस का इस्तेमाल सबसे लास्ट रिजॉर्ट में होगा, पहला रिजॉर्ट नहीं होगा। एक दूसरे के इंटरनल डे टू डे अफेयर्स में हम कोई दखल अंदाजी यानी कि नॉन इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अगर आप हमसे मदद मांगेंगे तो आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देन इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। हम दो बराबर हैं, चाहे हमारा कंट्री का जो साइज है बड़ा हो छोटा हो, लेकिन हम दोनों मिलके ऐसा काम करेंगे दुनिया में जिससे आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। वो फायदा केवल पैसे का नहीं, बट वो फायदा और भी चीजों का हो, और पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि खास करके हमारे नेबरहुड में इस प्रिंसिपल की बहुत ज्यादा सख्त रिक्वायरमेंट है कि हम
आपका भी जीने का हक है, मेरा भी जीने का हक है, आपका भी एग्जिस्ट करने का राइट है, मेरा भी एग्जिस्ट करने का राइट है, तो दोनों पीसफुली ही को एग्जिस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट के टुवर्ड्स जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। यहां पे आपके सामने 3 लड़के हैं, आपको एक स्टोरी के फॉर्म पे समझाना चाहूंगा। ये 3 लड़के हैं। ये भाई साहब हैं टॉम, जिनके हाथ में आईफोन है। ये भाई साहब हैं जेरी, और ये भोले भाले से इंसान है इंदर। टॉम जो है ये बहुत स्मार्ट हैंडसम लड़के हैं, इनके हाथ में आईफोन है, और इनकी कोशिश रहती है कि ये अपने पैसे से, अपने इन्फ्लुएंस से, अपने बस में दोस्तों को कर सके, अपने वश में अपने दोस्तों को कर सके, और अपने दोस्तों को दिखा सके इनके पास क्या कुछ है। और इनको ये लगता है कि अपने पैसे दिखाने से और अपने वेल्थ को दिखाने से मेरे दोस्त ज़्यादा बनेंगे और मेरी लोग ज़्यादा इज्जत करेंगे। हम देखते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या अमीर लोग हैं, वो कहीं पे भी जाते हैं उनके साथ एक काफिला घूमता है, क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है, रुतबा है, एट्सेट्रा। ये है जेरी। जेरी एक बहुत चालाक इंसान है। जेरी चालाक भी है, स्मार्ट भी है, और जेरी भी टॉम की तरह है, लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं अपनी वेल्थ का। वेल्थ है उनके पास, पैसा है उनके पास, लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं अपनी वेल्थ का। लेकिन उनका भी यही ऑब्जेक्टिव है कि अगर टॉम के 4 दोस्त हैं तो मेरे भी 5 दोस्त बने। जेरी जो है वो अपने टेक्निकल स्किल्स से, अपने टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड से ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड्स को। गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टेक्निकल नॉलेज, यानी कि इन सब चीजों से वो अपने दोस्तों को बढ़ाते हैं और अपने वश में लोगों को करने की कोशिश करते हैं। और ये है यहां पे इंदर। इंदर जो है वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग बच्चे हैं, यानी कि वो जो भी फैसले लेते हैं होशो हवास से लेते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस या किसी के ऑरा या किसी के प्रेशर में आके नहीं लेते हैं। अब इंदर को मजबूर किया जा रहा है कि भाई तू टॉम का दोस्त बन। टॉम कहता है कि तू मेरा दोस्त बन। जेरी कहता है कि नहीं, टॉम का नहीं, तू मेरा दोस्त बन। इंदर ये कहता है कि देखो, मैं दोस्त टॉम का भी बनूंगा, दोस्त जेरी का भी बनूंगा। अगर टॉम मुझे कुछ बुरा कहता है तो मैं टॉम से दोस्ती छोड़ दूंगा, अगर मुझे जेरी कुछ बुरा कहता है तो मैं जेरी से दोस्ती छोड़ दूंगा, लेकिन मैं टॉम और जेरी दोनों से ही दोस्ती रखूंगा, दोनों से ही रिश्ते बना के रखूंगा, और मैं किसी टॉम और जेरी में से किसी एक के कहने पे अपना रिश्ता दूसरे इंसान के साथ खराब नहीं करूंगा। अगर आज मुझे जेरी कोडिंग सिखाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि टॉम मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट हो गया, और अगर आज टॉम मुझे अपना आईफोन दे रहा है चलाने के लिए, या अगर उसका आईफोन से मैं फोटोज खींच रहा हूं, डजंट मीन कि जेरी मेरा दोस्त कम हो गया। इसे ही कहते हैं नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। सो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की बात करनी जरूरी क्यों है? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर था और दुनिया 2 पोल्स में बटी हुई थी। एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था यूएसए, इसको हम टॉम मान सकते हैं, अमीर, बिगड़ा हुआ, आईफोन, और दूसरा था कम्युनिस्ट ब्लॉक यूएसएसआर, जो कि जेरी है, टेक्निकली वेरी साउंड, क्लेवर, स्मार्ट, एटसेट्रा। सो नॉन अलाइनमेंट मींस कि इंडिया, अगर आप इंदर को इंडिया माने तो इंडिया टॉम से भी, यानी कि यूएसए से भी और यूएसएसआर से भी, दोनों से अपने रिश्ते बना के रखेगा। लेकिन ना तो वो एक ऐसे कैंप में जाएगा जो कि यूएस लेड कैंप हो, और ना वो कोई ऐसे कैंप में जाएगा जो कि यूएसएसआर रिलेटेड कैंप हो। यानी कि इंडिया ने ये चूज किया आफ्टर इंडिपेंडेंस कि वो लेबल नहीं होना चाहता कि वो अमेरिका का चमचा है या वो यूएसएसआर का चमचा है। और ये बात सही मायने में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए और इंडिया के ओरिएंटेशन के लिए बहुत जरूरी बात रही थी और बहुत डिफाइनिंग मोमेंट रहा था। हम नेहरू को हेट कर सकते हैं, कांग्रेस को हेट कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि नेहरूवियन आइडियोलॉजी हमारी विदेश नीति से आज भी नहीं गई है। थैंक्स टू जवाहरलाल नेहरू कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंस बनाए रखा, और वो इंडिपेंडेंस बनाने के लिए, हमारी विदेश नीति में इंडिपेंडेंस बने रखने के लिए जो टूल था, जो व्हीकल था, वो था नॉन अलाइनमेंट। यानी कि हम इशू बेस्ड अलाइनमेंट करेंगे। देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी।
बहुत सारे लोग नॉन अलाइनमेंट को न्यूट्रलिटी समझते हैं. इट इज नॉट न्यूट्रलिटी. इट इज नॉट दैट इंडिया विल बी न्यूट्रल. नो, India will have its opinions. India had its opinions. India still has its opinions. India will voice its opinions. But India will not take sides one over the other by any pressure. Now this Ukraine war happened. India was being pressurized that why don't you take a stand for Ukraine? Because Ukraine में रशिया की आर्मी लोगों को मार रही है, atrocities हो रही हैं, military operations हो रहे हैं. अमेरिका, यूरोप, ये सभी कंट्रीज, जापान, ये सभी कंट्रीज इंडिया पे प्रेशर बना रही थी. बट वी सेड दैट लुक, वी स्टैंड फॉर पीस. दैट इज नॉन अलाइनमेंट. दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट, दैट वी आर नॉट अलाइंड विद रशिया एंड वी आर नॉट अलाइंड विद यू. वी हैव रशिया एज अ फ्रेंड. वी डोंट आइडियोलॉजिकली अलाइन विद ईदर रशिया और यू. वी आर सपोर्टिंग यूक्रेन. वी वॉन्ट पीस इन यूक्रेन, बट Russia is our time-tested friend. Russia is our old friend, and we cannot sacrifice the friendship with Russia. We can request Russia, we can persuade Russia that Russia, beta please mat lad Ukraine ke saath. This is not the era of war. This is the era of peace. That is what our honorable Prime Minister did on the sidelines of, many summits and many meetings with the Russian president. But at the same time, we did voice out our concern for Ukraine as well. So which means non-alignment is still continuing in our foreign policy. The manifestation of non-alignment policy is in the form of India's stand in the Ukraine war. Because we did not say that we are in favor of Russia bombarding Ukraine. We said that, look, we are appalled, we are deeply disturbed that why is Russia attacking Ukraine. However, you cannot pressurize us. You cannot pressurize us that we should take a stand anti-Russia. और ये जो ओरिएंटेशन है भारत की फॉरेन पॉलिसी में इन द फॉर्म ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसको आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम्स में हम क्या डिफाइन करते हैं? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. ठीक, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. अब 1960 में, 1960 में कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया, युगोस्लाविया, इजिप्ट, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, इंडोनेशिया, इन सब ने मिलके एक ब्लॉक बनाया नॉन अलाइनमेंट, और ये कहा वी विल स्टे न्यूट्रल, we will support peace, we will make decisions based on what's right, and we will oppose on what's not right, and we will not base our decision based on any alliances. Because हुआ क्या था 1949 में, 1949 में NATO बना था. The world was divided into two after World War II. 1949 में you had NATO, the North Atlantic Treaty Organization, and 1955 में you had the Warsaw Pact. The Warsaw Pact and 1949 में NATO. Warsaw Pact was headed by the Soviet Union. NATO was headed by America. And therefore, in this fight of the alliances, both of them, they were military alliances. There was a lot of pressure on the third world countries. What are the third world countries? The third world countries were the developing or the least developing countries which had been colonized. Which had been colonized by the first world countries, which was the European countries. Now, therefore, India and the other developing countries, African countries, Southeast Asian countries, they felt that, look, हम अभी तो आजाद हुए हैं, अभी तो हम गुलामी से आजाद हुए हैं, अभी तो हमको नया नया इंडिपेंडेंस मिला है, क्या जरूरत पड़ी है कि हम ये अलायंसेस और कैंप्स की साइड्स लें? वी विल स्टे इंडिपेंडेंट. इंडिया का यह कहना था कि वी विल स्टे इंडिपेंडेंट. फॉर इंडिया द राइट वर्ड इज नॉट न्यूट्रल, फॉर इंडिया द राइट वर्ड इज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. इशू बेस्ड ओपिनियंस, इशू बेस्ड ओपिनियंस विच मीन्स कि हर एक मुद्दे पे हम अपना जो हमारा व्यू है उसको रखेंगे सामने, चाहे वो व्यू पॉइंट अमेरिका को अच्छा लगे या यूएसएसआर को ना अच्छा लगे, या यूएसएसआर को अच्छा लगे और अमेरिका को ना अच्छा लगे.
हमने कोई भी डिसीजन किसी के दबाव में या किसी के मिलिट्री अलायंस में आके नहीं लेना. Military alliances and economic wealth can be very, very seductive. It can turn on. It can be very attractive. However, that would be very short-lived. Just to say that अगर आप आज एक कैफे में बैठे हैं और आप एक बहुत हैंडसम लड़के को या एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं आपको होता है कि अरे यार, जब तक इन्होंने मुंह नहीं खोला था ना तब तक ही अच्छे थे, इन्होंने क्यों अपना मुंह खोला. तो आपका जो अपील है, जो आपका अट्रैक्शन अपील है, जो आप सेडक्शन फील कर रहे थे, वो कम हो जाएगा. वो क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज उन्होंने अपना मुंह खोला. एंड देयरफॉर वो अट्रैक्शन बहुत शॉर्ट लिव्ड था. सिमिलरली ऑल दिस मिलिट्री, ऑल दिस हार्ड पावर, ऑल दिस इकोनॉमिक पावर, दिस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड. सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू हैव अ लॉन्ग टर्म, अ सब्सटैंशियल रिलेशंस with either of the countries, USA, Russia, any of the countries, you need to build ground on something more substantial, on something more concrete. This is what the viewpoint of Jawaharlal Nehru was. Now, talking about India's foreign policy, let's also understand various strands of India's foreign policy. हमारी foreign policy किस किस form में और different regions across the world में कैसे manifest करती है. बहुत डिटेल में बात करेंगे अपने जो जीएस के जो लेक्चर्स होते हैं, बिकॉज जो हमारे पेड लेक्चर्स होते हैं जीएस के, वो रैंक बिल्डिंग लेक्चर्स होते हैं, रैंकर लेक्चर्स होते हैं. अगर आपने रैंक लेके आना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, यूट्यूब पे हम बहुत सारा कंटेंट डालते हैं, लेकिन वो कंटेंट है ताकि वो हाई क्वालिटी कंटेंट ऐसी ऑडियंस को भी मिल सके, ताकि वो ऑडियंस इस फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का भी भरपूर फायदा उठा सके. तो वेरियस स्टैंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. पहली बात आती है नेबरहुड फर्स्ट. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी क्या कहती है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी वुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस इन आवर नेबरहुड. हमारे नेबर्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, ये सब पहले एक था. ये सब पहले एक था. इसको हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. और जहां जहां पे भी तकलीफ किसी भी हमारे नेबर को आती है, वहां पे हम मदद जरूर करेंगे. चाहे वो म्यांमार में अभी 2025 में जो अर्थक्वेक आया था, या चाहे 2014 में मालदीव्स में वाटर क्राइसिस हुआ था, या चाहे श्रीलंका में 2022 में मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, या चाहे नेपाल में अर्थक्वेक आया हो, कुछ भी हो, या चाहे अफगानिस्तान में ही जब तालिबान का रूल खत्म हुआ था 2001 में, जब अमेरिका ने अटैक लॉन्च किया अगेंस्ट तालिबान, तब इंडिया ने अफगानिस्तान के लोगों को और अफगानिस्तान के सरकारी इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करने में, रादर रीबिल्डअप करने में बहुत कोशिश करी थी, बहुत मेहनत करी थी. तो विच मीन्स हम सब देश एक कॉमन इतिहास से जुड़े हुए हैं. What unites all of us in the neighborhood region is a core aspect of civilization, culture, and also a common history. Because हम सब एक ही लैंड से निकले हैं. Now, having said that, हम चाइना का रास्ता नहीं अडॉप्ट करना चाहते हैं कि कभी किसी जमाने में, चाइना क्या कहता है कि भाई कभी किसी जमाने में अगर ये पर्टिकुलर एरिया किसी चाइनीज किंगडम के अंडर था, तो आज भी वो चाइना के अंडर होना चाहिए. हम वो चीज हम नहीं कहते हैं. हम ये नहीं कहते कि भाई म्यांमार हमारा था, नेपाल हमारा था, तो आज हमारा हो. नहीं, आपकी अपनी टेरिटरी है, उसकी स्वतंत्रता और उसकी अखंडता, उसकी इज्जत और मर्यादा पे हम आंच नहीं आने देंगे. लेकिन कभी भी हमारे नेबरहुड रीजन में किसी भी देश के ऊपर कोई आंच आती है, कोई मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, वी वुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस. तो ये है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में, अपनी विदेश नीति में सबसे उत्तम दर्जा और सबसे उत्तम प्रायोरिटी अपने पड़ोसी देशों को देंगे. देन एक और स्ट्रैंड है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, वो है एक्ट ईस्ट. एक्ट ईस्ट ये जो स्लोगन है 2014 में बना था, जब हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे.
एक्ट ईस्ट यानी कि हमारा ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द इकोनॉमीज विच आर इन द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ एशिया। यहां पे देख रहे हैं ना, जैसे कि थाईलैंड है, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, ये सब कंट्रीज। एंड देन आगे ईस्ट एशिया में जापान, कोरिया एटसेट्रा। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था, जब यूएसएसआर का डिस्ट्रक्शन हुआ यानी कि डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब यूएसएसआर वाज नो लॉन्गर लेफ्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सुपर पावर और इकोनॉमिक पावर, तब कई सारे देश आजाद हुए जो यूएसएसआर के अंडर थे पहले। और 1991 में इंडिया को भी अपना आउटलुक और अपना ओरिएंटेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बदलना पड़ा, क्योंकि इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त था। हालांकि इंडिया नॉन अलाइन था, लेकिन इंडिया का ट्रेड, इंडिया का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया के वेपन्स, ये सब चीजें रशिया से बहुत ज्यादा आ रहे थे। लेकिन 1991 के बाद जब हमने एम्ब्रेस करा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को, जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की दिशा पे जब हम आगे बढ़े, तब 1991 में हमको जरूरत थी पार्टनर्स की, हमको जरूरत थी ट्रेडिंग पार्टनर्स की, जिनके साथ हम व्यापार बढ़ा सकें। और ये जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज और ईस्ट एशियन इकोनॉमीज थी, ये 1991 से 10-15 साल पहले इन्होंने अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू कर दिया था। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने स्लोगन दिया लुक ईस्ट का, क्योंकि जो भारत के वेस्ट में, भारत के पश्चिम में जो देश थे, वहां पे काफी इंस्टेबिलिटी थी। यूएसएसआर नया नया डिसइंटीग्रेट हुआ था, कई सारे देश भारत के जो पश्चिम में आते हैं या जो सेंट्रल एशिया में आते हैं, वो यूएसएसआर के फोल्ड से निकले थे। देन विद इन वेस्ट एशिया बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ द गल्फ वॉर। एंड देन फर्दर वेस्ट आपका यूरोप आ जाता है। यूरोप और अमेरिकास के साथ भारत के काफी कंजर्वेटिव रिलेशंस थे बैक इन द 1990s। इतने प्रोग्रेसिव रिलेशंस नहीं थे जितने अब हैं। वी वर वेरी एप्रीहेंसिव and very conservative in our approach with the West, and therefore towards the west of India, whether we talk about the Middle East, whether we talk about Eastern Europe, whether we talk about Central Asia, everything was in a mayhem, and the only solace and the only peaceful bloc with which India could cultivate good trade relations was the area, the east of India. एंड इंडिया के लिए यह भी जरूरी था कि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड का बढ़ावा करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करें, ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वो एक ब्रिज बन सके, वो एक ब्रिज बन सके, कनेक्टिविटी पॉइंट बन सके, कनेक्टिंग द सिविलाइजेशंस ऑफ साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो 1991 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी का निर्माण किया, लेकिन 2014 तक आते आते हमने लुक ईस्ट का नाम बदला और हमने उसको और अग्रेसिवली परस्यू करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम रखा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स, द 3 C's, ये कार्डिनल प्रिंसिपल्स रहेंगे सक्सेसफुल एक्ट ईस्ट पॉलिसी के। देन सेंट्रल एशिया की बात करें। देखो, सेंट्रल एशिया हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा है। सेंट्रल एशिया हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा है, विच मीन्स कि जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है और उनके जो नेबर्स हैं हमारे एक्सटेंडेड नेबर हुए, तो हमारा इनके साथ भी रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हजारों साल पहले हमारे रिलेशन इस रीजन के साथ बहुत अच्छे थे। यहां से मुगल्स भी आए, यहां से उससे पहले आर्यंस भी आए, कॉमर्स इस रीजन के साथ बहुत ज्यादा होता था। ये रीजन वाज आल्सो एट द क्रॉसरोड्स ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट, और ये वो रीजन था सेंट्रल एशिया जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ईस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ कनेक्ट कर रहा था। यानी कि अगर हम ग्रीस और रोमन सिविलाइजेशन की बात करें, उसकी कनेक्टिविटी इंडिया और चाइनीज सिविलाइजेशंस के साथ वाज थ्रू सेंट्रल एशिया, बिकॉज सेंट्रल एशिया
ये जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट था। बहुत सारे मर्चेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए कारवान्स जाते थे फ्रॉम चाइना all the way passing through India, Central Asia, and then going up to West Asia, Europe and Africa. So this was a very important transit point, and therefore Central Asia was a part of India's extended neighborhood. Whether it was people, whether it was religion in the form of Buddhism, or whether it was commerce, all these things were exporting from India to Central Asia. However, 1990 के बाद, 1990 के बाद हम बहुत ज्यादा, और 1990 तक, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो सारा रीजन था ये यूएसएसआर के अंडर था, तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दिस वाज ऑल अ पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, इंडिया के लिए एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि अपनी ओरिएंटेशन को अपनी दुनिया के साथ बदलना है विद अ सिचुएशन जहां पे यूएसएसआर नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। और हम 1990s में बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड थे अपने नेबरहुड में, विज़ावी चाइना एंड विज़ावी पाकिस्तान, और इसके कारण सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारी नजदीकियां नहीं बन पाई, और फॉर अ लॉन्ग टाइम ये रीजन वाज इग्नोर्ड, रिमेन्ड इग्नोर्ड फ्रॉम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इट वाज ओनली इन 2012 कि हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करा ताकि हम री इन्विगरेट कर सके और री इंट्रोड्यूस कर सके हमारे रिलेशंस को और बूस्ट अप कर सके हमारे टाइज को विद द सेंट्रल एशिया। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फेसेट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देन लुक वेस्ट की बात करते हैं। जब मैं लुक वेस्ट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूरोप, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया जिसको मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। वेस्ट एशिया को मिडल ईस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यूरोपियन पावर्स के लिए, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए ये जो रीजन है ज्योग्राफिकली इज इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम यूरोप, एंड देयरफॉर इस रीजन को मिडिल ईस्ट कहा जाता है इन जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज इसको मिडिल ईस्ट नाम दिया था इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल पावर्स ने, लेकिन टेक्निकली इंडिया के वेस्टर्न साइड में है। ये जो कंट्रीज आती हैं, ये जो गल्फ रीजन है, कहां पे आता है? वेस्ट एशिया में आता है। तो ये लुक वेस्ट अगेन एक पॉलिसी है जो कि इंडिया ने 2005 में ये टर्म और ये पॉलिसी कॉइन करा था। बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, वेस्ट एशिया में बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेड एंड डायस्पोरा कनेक्टेड है। जब मैं डायस्पोरा की बात करता हूं तो मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं जो कि वेस्ट एशिया में काम करते हैं। वेस्ट एशिया हमारे लिए जरूरी क्यों है? नॉट ओनली बिकॉज के वेस्ट एशिया में ऑयल बहुत है, नॉट ओनली बिकॉज कि हम वेस्ट एशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज यहां पे इंडियन ओरिजिन के लोग और इंडियंस बहुत ज्यादा भारी संख्या में रहते हैं, जो कि बैक होम बहुत सारा पैसा, जिसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, ये सब भेजते हैं। लगभग 3 से 4 करोड़, लगभग 30 to 40 मिलियन इंडिविजुअल्स, लगभग 30 to 40 मिलियन इंडिविजुअल्स, 30 to 40 मिलियन इंडियंस वेस्ट एशिया में रहते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेड, देयर इज अ लॉट ऑफ डायस्पोरा, व्हिच इज व्हाई वेस्ट एशिया रिमेन्स एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कि अगर दुनिया जहान में 10 करोड़ देशवासी हैं, भारत के देशवासी हैं जो कि बाहर विदेश में रहते हैं, तो उसमें से अगर 3 से 4 करोड़ वेस्ट एशिया में ही है, और इस रीजन के साथ हमारी डिपेंडेंसी बहुत है बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस, तो इस रीजन के साथ हमारी विदेश नीति बहुत सॉलिड और प्रोग्रेसिव होनी बहुत जरूरी है। इन द लास्ट 10 ईयर्स, 2014 से लेकर 2024 में, वन मेजर थिंग विच हैज हैपेंड, इसके जो ओरिएंटेशन है ऑफ द इस्लामिक वेस्ट एशियन कंट्रीज हैज शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग अ सिंपथाइजर ऑफ पाकिस्तान टू नाउ बीइंग अ सपोर्टर एंड कॉन्फिडेंट ऑफ अ ग्रोइंग इंडिया। This is the hallmark of Indian diplomacy. This is the credibility of Indian diplomacy, that we have invested significantly in the West Asian region, in the form of diaspora, in the form of demography, and also in the form of trade and other things. And then lastly but not the least, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, conclude करना चाहता हूं एक concept के बारे जिसका नाम है strategic autonomy.
मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपको मैंने बताया था कि नॉन अलाइनमेंट इन 1960 वाज अगेन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, व्हिच मींस कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमेशा रहेगा। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई नया टर्म नहीं है, इट इज नॉट अ टर्म जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रहेगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक ऐसी चीज है जो कि हर एक देश फॉलो करता है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो कोई भी देश हो। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ने इंडिया की मदद करी है कि हम न्यूट्रल रहें जब जरूरत है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मींस fierce independence in India's foreign policy, जो कि इंडिया को मदद करता है कि वो दोनों यूएसए और रशिया के साथ इंगेज करे, बात करे जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। लाइक इंडिया ऑयल अगर रशिया से ले रहा है, या इंडिया अगर वेपन्स रशिया से ले रहा है और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, तभी भी अमेरिका इंडिया को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस कल्टीवेट करे हैं विद एडवर्सरीज ऑफ अमेरिका। तो यह बात मुमकिन क्यों है? क्योंकि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डे 1 से 1947 से ही डेमोन्स्ट्रेट करी है। इंडिया ने यह कहा है कि हम किसी के खैरात नहीं खाते हैं, हम किसी के खैरात पे नहीं रहते हैं, हम किसी की जागीर पे नहीं रह रहे हैं। हिंदुस्तान स्वतंत्र है, लोकतंत्र है और अखंड है। और उस अखंडता, स्वतंत्रता और लोकतंत्रता को बरकरार रखने के लिए भारत का कई बार टेस्ट हो चुका है। कई बार भारत ने अग्नि परीक्षा पास करी है और हर बार भारत सफल हुआ है। भारत अपना एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। 21वीं सदी में हम अमृत काल की बात करते हैं, डेवलप्ड इंडिया की बात करते हैं। 21वीं सदी में भारत और ज्यादा मजबूती से और इंडिपेंडेंस से आगे बढ़ रहा है, जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं कि हम एक समय में अपने दोस्त के साथ भी बात कर सकें, दोस्त के साथ भी इंगेज कर सकें, और साथ के साथ उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके साथ भी हमारे रिलेशंस अनहार्म्ड रहें। सो इंडिया कैन बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएसए भी है, जैसे कि क्वाड की बात करें, और इंडिया कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएसए नहीं है, लाइक द SCO और लाइक द ब्रिक्स, जिसमें बहुत एंटी वेस्ट ओरिएंटेशन माना जाता है। वैसे तो SCO ब्रिक्स एंटी वेस्ट नहीं है, लेकिन SCO और ब्रिक्स में अमेरिका मौजूद नहीं है, तो अमेरिका का व्यू पॉइंट है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना और रशिया जहां पे मौजूद हैं, ये एंटी अमेरिका या एंटी वेस्ट स्टैंस रखते हैं। हालांकि ये बात झूठ है, लेकिन इंडिया अगर क्वाड में है अमेरिका के साथ और अमेरिका के दुश्मन है चाइना और रशिया, तो वहां पे इंडिया को ना तो चाइना कुछ कह सकता है ना रशिया कुछ कह सकता है कि तुम क्यों हो अमेरिका के साथ क्वाड पे। और वहां पे इंडिया ऐसे भी कंट्रीज के साथ है जो कि अमेरिका के दुश्मन है, तो अमेरिका भी नहीं कह सकता कि तुम चाइना और रशिया के साथ क्यों हो ब्रिक्स में या SCO में। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गिव्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी। सो द flexibility in our foreign policy is derived from strategic autonomy, and strategic autonomy gives us the leverage, gives us the mileage to advance in this 21st century without bowing down in front of anybody else. So friends, अब यहां पे एक बात को समझें। अगेन वो एग्जाम्पल को लेके आते हैं कंक्लूड करते समय। मैंने आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस किया था 3 लड़कों का, टॉम, जेरी और इंदर। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में हमने बात करा कि इंदर इज इंडिया, टॉम इज यूएसए एंड जेरी यूएसएसआर था। चलो यहां पे रशिया मान लेते हैं बिकॉज अब यूएसएसआर तो नहीं रहा। तब मैं कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, अब मैं 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अब इंदर के पास चॉइसेस हैं, इंदर कैन मेक चॉइसेस,
इंदर कैन क्रिएट चॉइसेस। याद आया, मैंने अपने प्रीवियस पार्ट में आपके साथ बात करी थी कि दो देशों के बीच में या तो कन्वर्जेंसेस होंगे या डाइवर्जेंसेस होंगे, लेकिन ईदर विच वेज कन्वर्जेंसेस और डाइवर्जेंसेस गिव्स इंडिया अ फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया के हर जगह किसी भी कंट्री के साथ हर बात पे कन्वर्जेंस नहीं होगा। इंडिया विल नॉट एंड अप मेकिंग चॉइसेस एवरी टाइम with whosoever country India is engaging with, and India will every time not end up creating choices as well. So there will be divergences, there will be convergences. However, if we are converging, if Inder is converging with Tom, then Jerry cannot complain to Inder, and if Inder is converging with Jerry, then Tom cannot complain to Inder. However, if Inder is diverging from Tom, इंदर और टॉम के बीच में डिफरेंसेस भी हैं कुछ बातों को लेके। लेट्स से न्यूक्लियर एनर्जी को लेके डिफरेंसेस हैं, लेट्स से क्लाइमेट चेंज को लेके डिफरेंसेस हैं। यूएसए कहता है कि नहीं, क्लाइमेट चेंज तो बेकार चीज है, क्लाइमेट चेंज तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, क्लाइमेट चेंज इज फॉर रियल और हम उस पर काम करना चाहते हैं। अगर इन दो बातों पे डाइवर्जेंसेस है तो यूएसए यानी कि टॉम फोर्स नहीं कर सकता इंडिया को कि तुम भी मेरा लाइन ऑफ थॉट या मेरा बेंट ऑफ माइंड फॉलो करो। And similarly is the case with Jerry. So we will have convergences and divergences. Simple as that. In foreign policy, in negotiations, in diplomacy, you will have two outcomes. Either you will converge or either you will diverge. But under no pressure. Under no pressure would we end up converging or would we end up diverging. And that no pressure flexibility is provided to us by strategic autonomy, which is propelled by national interest. I hope ये सब बातें आपको क्लियर हैं, आई होप ये सब बातें आप समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन एक्शन की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे देशों ने साइड्स पिक करा। जापान, यूरोपियन यूनियन, दे वर ऑन द साइड ऑफ यूएसए, एंटी रशिया. South Korea also, for example, South Korea also chose to be on the sides of the West. However, India said that, look, I will not pick up sides. I am opposing the war. We support peace. We don't support Russia. We don't support USA. Russia is our friend. USA is our friend. USA and Russia की दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है. That is none of our concern. We would be very happy tomorrow they turn out to be friends. However, we will not take sides. And we will decide based upon our own interests. So this is strategic autonomy. So over here, we are perhaps converging with Russia कि हम तेरे अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, but also we are diverging from West कि हम आपके अगेंस्ट भी नहीं हैं, हम पीस के फेवर में है। एंड ऑल्सो बाय अस सेइंग दैट वी सपोर्ट पीस, अगेन वी आर डाइवर्जिंग फ्रॉम रशिया। सो एट द एंड ऑफ द डे वी विल ईदर कन्वर्ज और वी वुड ईदर डाइवर्ज. We would either end up making a choice or we would either end up creating a choice. At the end, it's all about choices. At the end, it's all about having the leverage that you are the one in the driver's seat which can make or create choices. Nobody is forcing you to make choices. Nobody is forcing you to create choices. It is your prerogative which is driven by your national interest and which is helped in the form of foreign policy by practicing strategic autonomy. Thank you very much. I have, to the best of my abilities, explained these very, very difficult concepts in very, very simple way. I will come out with another part of, let's say 20-25 minutes or maybe 15 minutes, whereby I will just discuss with you certain important international organizations and why are they in news. But the core concepts of international relations are done. I think in 2 hours I have covered the entire IR. This is the gist of IR. So if at all you are somebody who doesn't know that what is IR all about, भूल जाओ कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. This is just IR.
This is IR as concepts. This is not UPSC or state PCS or SSC and all that. This is just IR. Even if, let's say that you're a student of political science and international relations, even then, this 2-hour video, try to have a binge watch. Try to do a binge watch of this 2-hour video so that at least the conceptual part of these terminologies can be understood by you. All right. So it was a pleasure being with you, teaching you. I will see you very soon once again. God bless you all. Thank you.